हरि ओम। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall continue the lecture series of the Constitutional Development of India. आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की यह जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। And in this class we shall be discussing about द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और आज की जो क्लास है, इस क्लास में पढ़ेंगे भारत की संविधान निर्मात्री सभा के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा राष्ट्र जो सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो, एक ऐसा राष्ट्र जिसे अपनी हर सांसों का हिसाब देना होता हो, एक ऐसा राष्ट्र जो सदियों से मुक्ति मुक्ति चिल्लाता आ रहा हो, यदि ऐसे राष्ट्र को अपने प्रणाली को चलाने के लिए, अपने शासन संचालन के नियम बनाने के यदि अधिकार मिल जाते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज द मोस्ट लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दैट नेशन। उस राष्ट्र के जीवन की सबसे बड़ी वह घटना है। और आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान निर्मात्री सभा, वह बॉडी जिसने भारत के भविष्य के संविधान का निर्माण किया है, जिसने भारत के आज के संविधान का निर्माण किया है। तो हम लोग आज इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बातचीत की कि फ्रॉम लॉन्ग टाइम इंडियंस वेर डिमांडिंग ए बॉडी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की संविधान निर्माण के लिए भारतीय लोगों के द्वारा एक संवैधानिक निकाय की मांग की जा रही थी, एक ऐसे बॉडी की मांग की जा रही थी जो भारत के संविधान का निर्माण कर सके। और पहली बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज लोग भारतीयों का सहयोग चाहते थे, दे वांटेड द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, दे एक्सेप्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस, कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीयों ने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर क्रिप्स मिशन आया, वह भी असफल हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 15 अगस्त 1945 को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुआ, समाप्त, तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्रिटेन के लोग जरूर वह युद्ध जीत गए थे, लेकिन उनकी बहुत बड़ी हार हुई थी। हार इसलिए हुई थी क्योंकि बुरी तरीके से आर्थिक और मानवीय रूप से टूट चुके थे। उनके पास अब इतनी संसाधन नहीं थी, उनके पास इतनी क्षमता नहीं बची थी कि फ्रॉम डिस्टेंट लैंड दे कुड रूल इंडिया, कि दूर देश में बैठ करके भारत का शासन चला पाते। अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू सेटल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इसलिए भारत की संवैधानिक जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान करने की उन्होंने यह निर्णय लिया। और उसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। कैबिनेट मिशन जो भारत में आया, उसी मिशन ने भारत के संविधान निर्माण के लिए 16 मई 1946 को एक प्रपोजल दिया, जिस प्रपोजल का नाम है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना। और वह जो भारत की जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था, उस कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से निर्णय हुआ कि भारत का संविधान बनाया जाएगा। और भारत का संविधान बनाएगी एक बॉडी, इसका नाम होगा भारत की संविधान निर्मात्री सभा, जिसमें 389 सदस्य होंगे। 292 उन प्रांतों से चुन के आएंगे जहां पे गवर्नर का शासन है, 4 वहां से आएंगे जहां पे कमिश्नरों का शासन है, और बाकी बात 296 के बाद जो 93 सीटें बच रही है, वह देशी रियासतों के माध्यम से या तो चुनाव के माध्यम से आएंगे या नामांकन के माध्यम से आएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपके अगस्त सितंबर 1946 में चुनाव हो गया। और उस चुनाव के बाद जो 296 सदस्य आए, उसमें से 208 जो है कांग्रेस के माध्यम से आए, 73 मुस्लिम लीग के माध्यम से और 15 अन्य दलों से आए। और जो देशी रियासतें थी, उन्होंने नामांकन का रास्ता अख्तियार किया। इस प्रकार से भारत की संविधान निर्मात्री सभा बन गई। अब यह था कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी, और इसमें इसके लिए एक सरकार बनाई गई, जिस सरकार को हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार कहते हैं। 2 सितंबर 1946 को उस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। लेकिन मुस्लिम लीग के लोग जो है उस सरकार में शामिल होना नहीं चाहते थे। मान मनोबल का दौर चलता रहा, और अंत में यह हुआ कि भारत का संविधान जो है, वह संविधान निर्मात्री सभा बिना मुस्लिम लीग के सहयोग के ही बनाएगी। और इस प्रकार से भारत का संविधान बनाने का जो कार्य है, वह स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने किस प्रकार से किया है भारत के संविधान का निर्माण।
तो देखिए, जहां तक भारत के यह संविधान निर्मात्री सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सवाल है, तो सबसे पहला इसमें देखो क्या प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि संविधान निर्मात्री सभा की जो पहली बैठक हुई वो किस दिन हुई। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो पहली बैठक हुई है यह हो गया आपका 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और यह दिन कौन सा था, तो यह दिन था आपका मंडे या सोमवार। और इस समय की बात करेंगे तो यह समय था दिन का 11 बजे। तो 11 AM पर भारत की संविधान निर्मात्री सभा की जो है पहली बैठक होती है। और यह पहली बैठक बुलाई कहाँ गई, तो यह जो बैठक थी यह बुलाई गई आपकी भारत के संसद भवन, जो भारत का प्राचीन संसद भवन है, अब तो नया संसद भवन बन गया। तो जो भारत का अभी तक का संसद भवन था, उसी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, जहां पे राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठकें होती हैं, वहीं पे भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा को जो है वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया। अब मैं बताऊं आपको कि जब सभा बैठी तो उस दिन आने थे 389 सदस्य, लेकिन मात्र जो सदस्य आए उनकी संख्या है 211 सदस्य ही आए। सवाल यह है कि वाई नॉट 389, वाई 211, 389 सदस्य क्यों नहीं आए, 211 ही क्यों आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इन द फर्स्ट मीटिंग members of League of Nation, members of मुस्लिम लीग did not participate। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वे यहां पर संविधान निर्माण के कार्य में भाग नहीं लेने आ पाए। दूसरी बात नंबर 2, जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों के जो सदस्य थे वह भी इसमें भाग नहीं लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो बंगाल है, बंगाल राज्य में तो प्रसन्न देव रायकूट नाम के सदस्य थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सदस्यों की जो संख्या रह गई वह संख्या थी 211 to 11। अगर आपसे कोई पूछे कि जो संविधान निर्मात्री सभा है, उस संविधान निर्मात्री सभा की जो पहली बैठक हुई तो क्या यह बिना मुस्लिमों के हुई थी क्या, तो मेरा आपका यहां पर आंसर होगा कि नहीं। यहां पे 4 मुस्लिमों ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया। साथ ही साथ यहां पे महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी की। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए कुल महिलाओं का जो निर्वाचन था 15 महिलाएं यहां निर्वाचित हुई थी। लेकिन बताना मैं चाहूंगा कि जो संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक थी उसमें मात्र 10 लोग आए, 10 महिलाएं आई। तो कुल मिलाकर के 10 महिलाएं और 201 पुरुष जो है 211 सदस्यों के माध्यम से भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने पहले दिन का कार्य शुरू किया। जैसे संविधान निर्मात्री सभा ने अपने कार्य को आरंभ किया, सभी सदस्य बैठ गए, तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने माइक संभाली, जिसने मंच संभाला, उस व्यक्ति का नाम है JB कृपलानी, जगत राव कृपलानी। अब सवाल यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहला मंचासीन होने वाले व्यक्ति जो है वह JB कृपलानी क्यों थे। आप लोगों को बता दूं कि JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी विच हैड मेजॉरिटी इन द गवर्नमेंट। जो उसमें सरकार चल रही थी, उस सरकार का जो बहुमत था वो बहुमत कांग्रेस के पास थी। और उस कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे आपको JB कृपलानी साहब। इसलिए JB कृपलानी साहब को सबसे पहले मंचासीन किया गया। वो सबसे पहले मंच पे आए, उन्होंने माइक उठाई और उन्होंने कहा कि व्हेन वी स्टार्ट एनी ग्रेट वर्क a divine blessing is required, and always a divine blessing is given by the eldest member of our family। जब हम कोई भी अपना काम करने चलते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने चलते हैं, तो हमें वहां पर उस कार्य के लिए एक दैवीय आशीर्वाद की जरूरत होती है। और यह दैवीय आशीर्वाद हमें हमारे परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही देता है। तो मैं इस काम के लिए इस सदन के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति का नाम मैं अनाउंस करना चाहूँगा। सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति को मैं यहाँ पर उसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगा।
जिस व्यक्ति का नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में बता दूं कि वे बिहार राज्य से आते थे और वे जो है भारत के जब वहाँ पर उम्र की बात होगी तो उस संविधान निर्मात्री सभा में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे। और अगर पार्लियामेंटेरियन की बात करोगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चलती थी अंग्रेजों की भारत के लिए, वहाँ पर भी वह सबसे पुराने सांसद के रूप में थे। तो इस कारण से उनको यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया और कहा गया कि आज की जो अध्यक्षता है वह सच्चिदानंद सिन्हा जी करेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अपना आकर के उन्होंने माइक संभाल लिया और सबसे पहला जो काम उन्होंने किया वो यह किया कि ही गॉट द क्रेडेंशियल चेक। उन्होंने जितने भी सदस्य आए थे सबकी जो उनका क्रेडेंशियल है उसको उन्होंने चेक किया। क्रेडेंशियल मतलब यहाँ पर है कि जो लोग जहाँ जहाँ चुनाव जीते रहे थे वहाँ की विधानसभाओं के माध्यम से उनको सर्टिफाइड किया गया था। तो उनका जो प्रमाण पत्र है उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर चेक किया गया कि कौन कौन से लोग जो है कहाँ कहाँ से आए हैं। और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर रजिस्टर बनाई गई, उस रजिस्टर पर उन्होंने अपना साइन बनाया। इसके बाद he read the welcome message from different countries of the world। दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत को जो है अलग अलग प्रकार के मैसेज और संदेश भेजे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मैसेज, अमेरिका का मैसेज, आपका चाइना का मैसेज। तो इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा जी ने चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भेजे गए शुभ संदेशों को भारत के लिए पढ़ा। इस प्रकार से उस दिन की कार्रवाई जो है समाप्त हो गई। 9 दिसंबर के बाद अगला दिन आ गया 10 दिसंबर 1946। और मैं बताऊं कि 10 दिसंबर जो 1946 है, इस दिन भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है, जब सच्चिदानंद सिन्हा जी वहां पर मंचासीन हुए और इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, तो कार्रवाई शुरू होने के ठीक कुछ मिनट के बाद एक व्यक्ति जो झांसी से चुनाव जीत के आए थे, जिसका नाम था आरबी धुलेकर साहब, वे दंदनाते हुए अध्यक्ष के मंच के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा की संपूर्ण कार्रवाई हिंदुस्तानी भाषा में होनी चाहिए। हिंदुस्तानी मतलब है हिंदी और उर्दू का जो मिला जुला रूप है, हिंदुस्तानी भाषा में होना चाहिए। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा कि महोदय, यहाँ बहुत तेरे सदस्य हैं जिनको हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा नहीं आती। जैसे कि उदाहरण के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और उनके बहुत सारे मित्र हैं। ऐसी स्थिति में हम भारत की संविधान निर्मात्री सभा की जो कार्रवाई है वह हिंदुस्तानी भाषा में नहीं चलवा सकते। लेकिन आरबी धुलेकर साहब इस पर अड़े रह गए और अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को खड़ा होना पड़ गया और उन्होंने आरबी धुलेकर साहब का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि धुलेकर साहब, आप सदन की मर्यादा को समझें और आप चुपचाप अपने मंच, अपने आसन पे बैठ जाए, अपने सीट पे बैठ जाए। यह झांसी की सभा नहीं है जहां पे आप माइक पकड़कर भाइयों और बहनों चिल्लाना शुरू कर देंगे। इसके पश्चात आरबी धुलेकर साहब को बैठाने के बाद जो है वहां पर एक काम हुआ और यह हुआ कि एक नियम समिति, एक आपको रूल कमेटी बनाई गई कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है किस प्रकार से काम करेगी, उसके नियम बनाए जाए। तो उसके लिए एक समिति बनेगी। वो समिति जो है वो समिति बनाई गई और समिति को जिम्मेदारी दी गई कि आप इसका रूल बनाएंगे संविधान निर्मात्री सभा के लिए और उसके जो अध्यक्ष होंगे वह व्यक्ति होगा जो आपका यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। 10 तारीख के बाद जब 11 तारीख आए, 11 दिसंबर 1946, उस दिन संविधान निर्मात्री सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 11 दिसंबर जो 1946 है, इसमें संविधान निर्मात्री सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो आपका है कि संविधान निर्मात्री सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष अर्थात जो परमानेंट प्रेसिडेंट है, उस अस्थायी अध्यक्ष का यहां पे चुनाव किया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि अस्थायी अध्यक्ष के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वह व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है वो प्रपोज करने वाले व्यक्ति कौन थे और उसका अनुमोदन किस व्यक्ति ने किया। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम का जो है जो प्रस्तावक हैं, जो यहाँ पे प्रपोजर या प्रस्तावक हैं, तो यहाँ पे जो प्रस्तावक या प्रपोजर है वे आपके थे जेबी कृपलानी। और जो यहाँ पे
अनुमोदक थे सेकेंडर, वे हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, उनका प्रस्ताव, नाम का प्रस्ताव किसने किया? तो नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने किया था, और उसका अनुमोदन किसने किया? तो उनका अनुमोदन वल्लभ भाई पटेल ने किया, और सर्वसम्मति के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो संविधान निर्मात्री सभा है, उस संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? तो मैं यहां पर आपको उपाध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात होगी, पूछा जाएगा, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका नाम हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। जब उपाध्यक्ष की बात आएगी तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी। जब यहां पर स्थायी की बात आएगी तो अस्थाई में अध्यक्ष के रूप में आपके नाम आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और जब उपाध्यक्ष की बात आएगी तो मैं बताना चाहूंगा कि स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में दो लोगों का चुनाव हुआ था। 16 जुलाई 1948 को दो लोगों का चुनाव किया गया। एक व्यक्ति जो है वह है वीटी कृष्णाचारी, जो जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, उनका वो नामांकित होकर के यहाँ पे आए थे। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आपको एचसी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो दो व्यक्ति का नाम आएगा। एक व्यक्ति का है वीटी कृष्णाचारी, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी या एचसी मुखर्जी। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि जो 11 दिसंबर 1946 है, उस दिन एक और काम किया संविधान निर्मात्री सभा ने, और वह था कि अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति किया जाना। यहां पर देखो मैंने नियुक्ति शब्द इस्तेमाल किया, इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया वह व्यक्ति चुनाव के माध्यम से नहीं आया, बल्कि उसको अपॉइंटमेंट दिया गया, और वह व्यक्ति यहाँ आपको बेनेगल नरसिंह राव या बीएन राव। तो बेनेगल नरसिंह राव या बीएन राव को भारत का बनाया दिया गया संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार का मतलब यह है कि भारत के संविधान को बनाने में जब कभी भी कोई टेक्निकल कार्यों में लोगों को जरूरत पड़ेगी तो वो किससे सलाह लेंगे? तो मैं बताना चाहूंगा कि द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, भारत की जो प्रशासनिक प्रणाली थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके थे बीएन राव, जिनको यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा में सलाहकार बनाया गया। भारत के संविधान बनने के पहले ही उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। विभिन्न देशों की प्रणालियों को उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर उनकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया था उसमें म्यांमार के संविधान को बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो सिलोन या आपके श्रीलंका का संविधान बनाया गया उसमें भी उनको महत्वपूर्ण भूमिका रही। और भारत के संविधान के बनाने में तो उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि जब 25 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा में अंतिम रूप से भाषण दिया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, तो उन्हें कहा गया कि यू आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप भारत के संविधान के सही वास्तुकार हैं, आप भारत के संविधान के पिता हैं।
उन्होंने कहा दिस इज द रॉन्ग क्रेडिट गिवन टू मी, यह गलत मुझे इसका श्रेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि द रियल क्रेडिट मस्ट गोज टू टू पर्सन, फर्स्ट इज BN राव एंड सेकंड चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी। उन्होंने कहा कि अगर भारत के संविधान के बनाने की का सही श्रेय दिया जाना चाहिए तो दो व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। पहले व्यक्ति हैं आपके बेनेगल नरसिंह राव और दूसरे व्यक्ति हैं SN मुखर्जी। साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि जो बेनेगल नरसिंह राव हैं यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले जज रहे हैं। आज तक भारत के सिर्फ 4 व्यक्तियों को यह प्रतिष्ठा प्राप्त हो पाया है। पहला BN राव साहब हैं, दूसरा जो है वो रघुवीर पाठक हैं, तीसरे जो हैं वो NK सिंह हैं और चौथे हैं दलबीर भंडारी। आप समझ सकते हो किस कैपेबिलिटी के व्यक्ति होंगे कि भारत का यह 75 वर्ष का जो इतिहास है, आज तक भारत का संवैधानिक जो भारत का स्वतंत्र भारत का इतिहास है, उस स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ 4 व्यक्तियों को ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश होने का जो है वह गौरव प्राप्त हुआ है। तो BN राव साहब वॉज द मोस्ट कैपेबल मैन। और ये बता दूं कि भारत की जो संविधान की पहला जो है रफ ड्राफ्ट बनाया गया, जो कच्चा प्रारूप बनाया गया, वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो सबसे मैं बताना चाहूँगा 11 दिसंबर को क्या काम हुआ। तो पहली बात यह है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और दूसरी बात हुई कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई और वह जो संवैधानिक सलाहकार हैं वे आपको हैं BN राव साहब। इसके बाद मैं बताऊं कि 12 तारीख को कुछ खास कार्य नहीं हुआ, लेकिन 13 दिसंबर जो 1946 है वो भारत की संविधान निर्मात्री सभा का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन माना जाएगा। 13 दिसंबर 1946 भारत के तात्कालिक सरकार के प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कागज का टुकड़ा लेकर के पहुंचे संविधान निर्मात्री सभा। और वो जो कागज का टुकड़ा था उसमें यह लिखा हुआ था कि भारत का जो संविधान है उसमें मोटी मोटी बातें क्या होगी, उसके दर्शन क्या होंगे, भारत के संविधान को हम लोग किस प्रकार का बनाना चाह रहे हैं। और उन्होंने उस कागज को वहां पर प्रस्तुत किया, उसके जो शब्द थे उसको जो प्रस्तुत किया, उसका जो नाम है, उसका जो टाइटल है वह टाइटल आपका है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देशिका प्रस्ताव। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सबके सामने रख दिया। यह वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसको आधार बना करके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। तो यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो कि 13 दिसंबर से इस पर बहस शुरू हुई और 19 दिसंबर तक इस पर बहस होती रही, लेकिन इसको जो है अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसका कारण यह था कि जो PR जयकर साहब थे उनका यह कहना था कि चूंकि भारत की संविधान के निर्माण के कार्य में मुस्लिम लीग के लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, इसलिए बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों के अगर हम इसको पास कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में मुस्लिम लीग के लोग यह कह सकते हैं यह तो भारत का संविधान है जो कांग्रेस के लोगों ने बनाया है, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ दिन के लिए इसको रोक देना चाहिए। इसके बाद बता दूं कि यह संविधान निर्मात्री सभा का जो यह काम है 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक इसकी पहली बैठक हुई। 20 तारीख तक जो है इसने इस पर काम किया और संविधान निर्मात्री सभा ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उस पर विचार विमर्श किया। और उसके बाद आ गया 20 जनवरी को जब दूसरा सत्र आया तो वहां पर फिर से मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए। अब सवाल यह था कि फिर इसमें क्या किया जाए और यह निर्णय किया गया कि अब इस पर कुछ काम करना चाहिए। और इस संविधान निर्मात्री सभा के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा गोरखा समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में आए थे जिनका नाम था डंबर सिंह गुरंग। उन्होंने कहा कि यह तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को इंतजार करने का मतलब होगा कि एक ऐसे सर्जन का इंतजार करना जिसके लिए मरीज जो है वह मरणासन की स्थिति में है और हम उस सर्जन का इंतजार कर रहे हैं जो वास्तव में आने ही वाला नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम लीग के बिना ही भारत के संविधान के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर चर्चाएं फिर 20 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में हुई और 22 जनवरी 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है स्वीकार कर लिया संविधान निर्मात्री सभा ने और कहा कि मोटा मोटी जो भारत का संविधान होगा इसी प्रकार से होगा।
अब सवाल था कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो कहा गया कि जो अलग अलग संविधान के पार्ट हैं, जो कार्य हैं, उन कार्यों को कुछ ग्रुपों में बांटा जाए। ग्रुपों को जो है समितियां कहा, इस प्रकार की कुल 22 समितियां बनाई गई। उसमें से 8 जो है बड़ी समिति थी, 14 जो है छोटी समिति थी। अधिकांश समितियों के अध्यक्ष जो है या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इस प्रकार से यह कमेटी बनी, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। देखिए, अब यह था कि भारत का संविधान तो बनेगा, लेकिन संविधान को बनाने में किस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होगी, कौन समिति है जो इन कार्यों को मुख्य रूप से देखेगी। तो यहाँ पे कहा गया कि एक कमेटी होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया जाए। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उस समय उसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उनको पत्र लिखा था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का सुझाइए जिसको एशिया के संविधान बनाने का कोई ना कोई अनुभव हो। क्लीमेंट एटली ने आइवर जेनिंग्स का नाम सुझा दिया, लेकिन जब यह बात महात्मा गांधी को जानकारी मिली, महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को झिड़की लगा दी। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से आप इस काम की जिम्मेवारी जो है वो B.R. अम्बेडकर के कंधों पे डाल दें। इससे 2 बातें होंगी। पहली बात यह है कि B.R. अम्बेडकर की जो कैपेबिलिटी है, इनका जो कॉम्पिटेंस है, उनकी क्षमता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। ही इज द मोस्ट लर्नेड पर्सन इन इंडिया। भारत के सबसे जो है वे विद्वान व्यक्तियों में से एक है। और दूसरी जो बात है वो यह है कि भारत का जो दलित समुदाय है, आज तक यही समझता रहा कि हमें भारत के मुख्य धारा में कभी शामिल नहीं किया गया, तो उसको भी अच्छा लगेगा। इसलिए भारत का जो संविधान बनाने की मुख्य जिम्मेवारी है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी को दी जा रही है, उसके चेयरमैन के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को चुना चाहिए। और इस प्रकार से 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। अब यहाँ पे सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग के लोग आए, क्या आपके देशी रियासतों के सदस्य आए। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब 28 अप्रैल 1947 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा की जब तीसरा सत्र आया, तो उस सत्र में कुल मिलाकर के देशी रियासतों के 8 देशी रियासतों से के 13 सदस्यों ने यहाँ पे पहली बार शिरकत किया। इस प्रकार से परीक्षा के लिए प्रश्न बनता है कि वो कौन सा सत्र था जिसमें देशी रियासतों के सदस्यों ने पहली बार भाग लिया। तो आंसर हो जाएगा 3rd सेशन या तीसरा सत्र। इसके बाद मान मनोबल का दौर चल रहा था, तभी जो है क्लीमेंट एटली का एक की घोषणा आ गई कि भारत को आज़ाद करेंगे और भारत 2 राज्यों में बांटा जाएगा, एक हिंदुस्तान कहलाएगा, दूसरा पाकिस्तान कहलाएगा। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से घोषित किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा। और इस प्रकार से फिर 3 जून का प्लान आ गया। 3 जून के प्लान से भारत के विभाजन की बात आ गई। और इस प्रकार से जब अगली बैठक आई, आपकी चौथी जब बैठक हुई 14 जुलाई 1947 को, उसमें मुस्लिम लीग के वे लोग जो भारत में रह गए थे, उन्होंने भाग लेने के लिए स्वीकार कर ली, स्वीकृति प्रदान कर दी। और इस प्रकार से मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो चौथे सत्र या सेशन में वो भी लोग आ गए। इस प्रकार से भारत के संविधान बनाने का काम चल रहा था। तभी भारत को आज़ादी मिल गई और 5वां जो सत्र चल रहा था उसमें भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इस प्रकार से पाकिस्तान अलग हो गया, भारत का संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था। अब बताऊं मैं आपको कि जो भारत के संविधान निर्माण के जो कार्य है, इसमें कहा गया कि इसमें कार्यों को हम लोग कई चरण में बांट के इस कार्य को करेंगे। तो बताऊं आपको कि जो संविधान निर्मात्री सभा है, इसमें सबसे पहले देखो क्या होगा। सबसे पहले कहा गया कि यहाँ पे नंबर 1 में क्या होगा, नंबर 1 में क्या होगा कि कमिटीज shall make reports on given subjects। समितियों को जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर क्या करेगी, वो उस पर एक रिपोर्ट अपना तैयार करेगी। फिर दूसरे नंबर में कहा गया कि जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट P.N. Rao shall make a rough draft
यह कहा गया कि जो बी एन राव हैं वह क्या करेंगे, वह कमेटी की जो समिति है, समिति की जो सिफारिशें होंगी, जो समिति के द्वारा जो रिपोर्ट लगाया जाएगा, उन रिपोर्ट के आधार पर बी एन राव क्या करेंगे, एक बनाएंगे रफ ड्राफ्ट अर्थात कच्चा प्रारूप तैयार करेंगे। इसके बाद नंबर 3 में कहा गया कि जो बी एन राव के द्वारा रफ ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उस रफ ड्राफ्ट के आधार पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो आपकी प्रारूप समिति है, उस प्रारूप समिति के माध्यम से क्या किया जाएगा, भारत के संविधान को लिखा जाएगा। और इसके बाद नंबर 4 में जो संविधान निर्मात्री सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वह क्या करेगी, वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पर डिबेट करेगी, उस पर जो है वाद विवाद किया जाएगा और अंत में संविधान निर्मात्री सभा इसको पारित कर देगी और इस प्रकार से भारत का संविधान जो बन जाएगा। अब मैं बताऊं आपको कि कमेटी जो है जो रिपोर्टें बनाई, उसके आधार पर आपको बी एन राव साहब ने 26 अक्टूबर 1947 को बी एन राव ने क्या किया, फर्स्ट रफ ड्राफ्ट बना दिया, फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का पहला कच्चा प्रारूप 26 अक्टूबर 1947 को बनाया आपको बेनेगल नरसिंह राव बी एन राव ने। और यह जो कच्चा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, इस कच्चे ड्राफ्ट में बता दूं आपको कि इसमें कुल मिला करके आपको 243 सेक्शंस थे और यहाँ पे 13 शेड्यूल से 13 अनुसूचियां बनाई गई। इसके बाद जो इनका कच्चा प्रारूप था, उस कच्चे प्रारूप के आधार पर फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के एक चेयरमैन के रूप में, सदस्य के रूप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और यही कारण है कि हम भारत के संविधान का जो जनक है वो मानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या किया, उन्होंने भी संविधान का यह जो फाइनल ड्राफ्ट है बनाना शुरू कर दिया। तो फाइनल ड्राफ्ट की जो पहली कॉपी थी वह उन्होंने बनाया और यह बना करके उन्होंने 21 फरवरी 1948 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा को दे दिया। इसके भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने क्या किया, 26 फरवरी 1948 को इसको पेपर में पब्लिश करा दिया ताकि जनता की राय मांगी जा सके और जनता ने अपनी राय दे दी। उस राय के आधार पर इसके बाद फिर इसका फाइनल ड्राफ्ट शुरू किया गया और यह जो फाइनल ड्राफ्ट बताना चाहूंगा कि इन्होंने 4 नवंबर 1948 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने 4 नवंबर 1948 को इसका पहला प्रारूप, इसका फर्स्ट जो फाइनल ड्राफ्ट है वो संविधान निर्मात्री सभा के सामने रखा, जिसको 4 नवंबर 1948 से लेकर के आपका 9 नवंबर 1948 तक इसको वहां पे पढ़ा गया। अब इसमें जो भी त्रुटियां थी, इसमें कुछ सुझाव दिए गए संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से, इसके आधार पर फिर से इसमें कुछ संशोधन बदलाव किया गया। बदलाव करने के बाद फिर इसके बाद 14 नवंबर 1948 को इसका फिर से दूसरा जो है इसको हम लोग रीडिंग कहते हैं, इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई। फिर दूसरी रीडिंग 14 नवंबर से स्टार्ट हुई 1948 और 14 नवंबर 1948 से यह ले करके आपका 17 अक्टूबर 1948 पर तक 1949 तक भारत की संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने इसमें जो है अपने विचार दिए। एक एक बातों पर चर्चाएं हुई, वोटिंग कराई गई, मतदान वहां पे कराया गया और मतदान के माध्यम से एक एक बातों को यहां पर पास करा लिया गया। मैं बताऊं कि भारत की जनता ने भी वहां पे दर्शक दीर्घा है वहां पर उन्होंने भाग लिया। लगभग 7000 से भी अधिक जो है संशोधन प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से लगभग 2500 जो संशोधन प्रस्ताव हैं 2473 उसको जो है डिस्कशन के लिए स्वीकार किया गया। 53,000 दर्शक दीर्घा में बैठ करके लोगों ने भारत के संविधान के इस बहस को देखा, सुना और इस प्रकार से जब ये सब बातें हो गई तो इसके बाद अंतिम इसका वाचन शुरू हुआ। सेकंड थर्ड रीडिंग हो गई। थर्ड रीडिंग जो है वह आपके 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और यह 26 नवंबर 1949 को यह समाप्त हो गया, जब संविधान को पढ़ करके
सुनाया गया और उस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया गया। भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्मात्री सभा में उस दिन 284 लोग उपस्थित थे, उन्होंने साइन बनाई, बाकी लोगों ने बाद में साइन बनाया। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान निर्मात्री सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह 299 ही बची थी, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं जो रेस्ट लोग हैं 389 में से वो लोग जो है वो चले गए थे, 90 लोग जो है वो पाकिस्तान की ओर चले गए थे। इस प्रकार से संविधान निर्मात्री सभा की जो स्ट्रेंथ बची थी वह 389 नहीं बची थी, बल्कि 299 बची थी, 299 बची थी। तो यह भारत की संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से इस प्रकार से बनाया गया भारत का संविधान। एक बार मैं फिर से आपसे बता दूं कि अगर पूछा जाए कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। यह बैठक जो है जब चली तो वहां से लेकर भारत का संविधान किस तारीख को अंतिम रूप से बनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। कितने दिन लगे इस प्रकार से, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितने सत्र चले, तो सत्र चला आपका कुल मिलाकर के 11 सेशन चलाया गया। हालांकि संविधान निर्मात्री सभा की बात करेंगे तो संविधान निर्मात्री सभा ने कुल 12 सत्र संविधान निर्मात्री सभा के चले, क्योंकि एक सत्र चला 24 जनवरी 1950 को, जब भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रीय झंडा और सबसे बड़ी बात है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। तो संविधान निर्मात्री सभा के बारे में पूछा जाएगा कि संविधान निर्मात्री सभा कुल कितने सत्र चली, तो 12 सत्र चला है। लेकिन संविधान बनाने में कितने सत्रों का प्रयोग किया गया, तो 11 सत्र का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है, इस निर्मात्री सभा में कितने कार्य दिवस हुए, कितने दिन काम किया, तो 165 दिन तक इसने काम किया था। अगला सवाल आता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ, तो सचिदानंद सिन्हा जी का। अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ था आपका फ्रैंक एंथनी साहब का। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में 2 व्यक्तियों का चयन किया गया था। एक आपके डॉक्टर एस सी मुखर्जी हैं और दूसरे हैं वीटी कृष्णमाचारी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कब भाग लिया, तो चौथे सत्र में भाग लिया। देश रियासतों के सदस्यों ने कब भाग लिया, तो तीसरे सत्र में भाग लिया। कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी, तो कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी महिलाएं जो थी और पहले दिन आई, तो पहले दिन आने वाली महिलाओं की संख्या 10 थी, कुछ सदस्य आए थे 211। और इस प्रकार से भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है इसने आपने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से भारत का संविधान की जो स्वीकार की तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। और यही कारण है कि 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपकी संविधान निर्मात्री सभा थी। आगे की जो बात है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।